एक दिन की बात है। बसंतपुरा गांव में सारे किसान रहा करते थे। वो सारे के सारे लकड़हारा थे। वो अपने गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़कर उसे बेचकर अपना घर संसार चला रहे थे। उसी गांव में एक धनी सेठ जमींदार रहा करता था। उस धनी सेठ ने सारे गांव वालों की जमीन अपने नाम धोखे से कर दी थी। सारे की सारी जमीन उसकी हो गई थी। इसी वजह से सारे लोग लकड़हारे बन चुके थे। लेकिन उसी गांव में एक शाम किसान रहा करता था। उसकी खेती उसके पास थी। उसकी बेटी और उसकी एक पत्नी थी। उसकी पत्नी बहुत ही आलसी और कामचोर थी, लेकिन बेटी बहुत बहादुर और बहुत मेहनती थी। राधा उसका नाम था। राधा अपने पिता के साथ हर वक्त रहा करती थी। खेती में भी हाथ बटाती थी और घर का सारा भी काम राधा ही करती थी। शाम की पत्नी इतनी आलसी थी कि अपनी जगह से उठकर वो खाना खाने के लिए भी जाने के लिए बहुत आलस किया करती थी। शाम बहुत लकी था। उसकी बेटी इतनी बहादुर और मेहनती देखकर उसे बहुत ही सुकून मिलता था। इसी वजह से वो अपनी पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सुबह से लेकर शाम तक उसकी पत्नी आराम ही किया करती थी। उसके हाथ पैरों में सूजन थी और उसके हाथ पैर दुखने भी लगते थे, लेकिन वो अपने आलस की वजह से वहाँ से बेड से नीचे उतर ही नहीं पाती। जब शाम और राधा खेती के लिए बाहर निकल जाते, तब जैसे ही राधा और शाम खेती के लिए निकल जाते, वैसे ही वहाँ से मालती उठकर नहा धोकर अपना सारा काम करके खाना खाने के लिए बैठ जाती। वो आलसी थी, लेकिन कामचोर भी थी। उसे कोई काम नहीं करता था। इसी वजह से वो जब तक राधा और शाम घर में है तब तक नाटक किया करती थी। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते, वैसे ही घर का सारा खाना ख़त्म करके आराम से अपने बिस्तर पर सो जाती थी। और इतना ही नहीं, मालती अपने पति के ऊपर कर्ज पर कर्ज किया जा रही थी। उसको ये भी नहीं पता था कि अपना पति कितना बहादुर और मेहनती है। वो अपने गांव के जो जमींदार थे उसके पत्नी से वो बहुत सारा कर्जा लिया करती थी। उसे बहुत ही नौटंकी और चैन करने की आदत थी। राधा और शाम अपनी खेती की ओर काम करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में उन्हीं के गांव के दो किसान बातें किया करते थे। तब भूला शाम को आवाज लगाता है, अरे शाम, रुक जाओ शाम, शाम रुक जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात किया करनी है। अरे जल्दी आओ, तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? बोला, मुझे आवाज़ लगाकर ऐसे क्यों बुलाया? मैं खेती की ओर जा रहा था काम करने के लिए और तुमने मुझे रोक लिया। कुछ बात है क्या? इतनी दुख भरी आवाज़ सुनकर मुझे भी जरा। हाँ शाम, अरे हमने सुना तुम्हारी पत्नी ने उस जमींदार के पत्नी से कर्ज लिया। अरे तुम इकलौते ऐसे किसान थे उस जमींदार का कर्ज नहीं लिया किया करते थे। हाँ भाई लोग, फूटी किस्मत मेरी पत्नी आलसी और कामचोर भी है। अरे उसने मेरे सिर पर इतना सारा कर्ज रखवा दिया, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। इस बार की फसल मैं बहुत अच्छे से लाग कर रख दूंगा और वहीं से उस जमींदार का सारा कर्जा उतार कर रख दूंगा। आप लोग चिंता मत करना। शाम, तुम्हें पता है ओ जमींदार कितना होशियार है। एक बार उससे कर्जा लिया तो उसका कर्जा हमसे नहीं उसको रिटर्न हो पाता। वो कर्जे पर कर्जा चढ़ाता ही जाता है।
ऐसी कोई बात किया करता है कि हमारा सारा कर्जा हमारे सिर पर ही रह जाता है, हम कर्जों में डूब जाते हैं। देखो ना हमारे सारे गांव वालों को, सारे गांव वाले उसके कर्जदार हैं। इकलौते तुम ऐसे इंसान हो कि उसका कर्जा नहीं लिया करते थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया। शाम, मुझे माफ़ करना। बोला, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मेरी बेटी है ना, बहुत बहादुर और मेहनती है। इसी की वजह से मुझे बहुत ताकत मिलती है। हम दोनों मिलकर इस बार की फसल बहुत अच्छे से लाएंगे और देखना उसका सारा कर्जा भी उतार देंगे। तुम चिंता मत करना, मेरी बेटी बहुत होशियार है, उस जमींदार को ऐसा वैसा काम करने नहीं देगी। शाम अपने खेत में अपने बैलों के साथ काम कर रहा था। उसके खेती में उसे गेहूं जो उगाने थे, इसी वजह से वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत कर रहा था। तभी उसके पास और धनी जमींदार आता है। उसको काम किया देखकर रुक जाता है उसके खेत में और उससे धमकाता है। शाम, देखो, तुम्हारे पत्नी ने मेरे पत्नी से 1 लाख रुपया लिया है। मुझे नहीं पता तुम कैसे हमारा एक कर्जा उतार दोगे, लेकिन इस ज़मीन में तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं उग पाएगा जो मेरा कर्जा फेड सके। अरे तुम्हें पता है 1 लाख की कीमत कितनी बड़ी होती है। इस ज़मीन में जितना भी उगाओगे पानी ही मिलेगा। अरे मेरी बात मानो, ये ज़मीन मेरे नाम कर दो शाम। मैं तुम्हारा सारा का सारा कर्जा उतार कर तुम्हें अच्छी खासी नौकरी हमारे खेत में दे दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया सेठ, लेकिन मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। इसी ज़मीन पर मैं अच्छी खासी फसल उगाकर आपका सारा का सारा कर्जा फेर दूंगा। आप चिंता मत करना, मेरी खेती में बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही सारे गेहूँ जवार आते हैं। ये ज़मीन मेरी माँ के समान है और ये मुझे कभी भी हारने नहीं देती। ये मेरा साथ ज़रूर देगी और आपका 1 लाख रुपए का कर्जा भी मैं जब मेरी फसल उगा कर आएगी तब मैं फेर ही दूंगा। आप चिंता मत करना। 1 साल का जो आपके पत्नी ने मेरी पत्नी को वचन दिया है, इस 1 साल में सारा कर्जा मैं फेर दूंगा। इतना घमंड अच्छा नहीं शाम। अरे 1 साल में इस ज़मीन पर तुम मेरा सारा कर्जा फेर दोगे? नहीं नहीं, अगले साल ज़मीन का कागज तैयार रखना मेरे नाम करने के लिए। अरे ये ज़मीन मेरी ज़रूर होगी। तुम नहीं जानते इस ज़मींदार को। सारे गाँव वालों की ज़मीन मेरे पास है और तुम्हारी ही रह गई थी, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ बीवी की वजह से वो भी अब मेरी हो जाएगी। तुम चिंता मत करना, तुम मेहनत करो, देखते हैं फल किसे मिलता है। और वहाँ से धनी सेठ अपने घर की ओर निकल जाता है, उसे धमकाकर। शाम के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। शाम अपने बैलों के साथ अपने खेती में काम कर रहा था और बहुत अच्छे से काम शुरू करता है। उसके जाने के बाद सारा का सारा ज़मीन का काम करके वो अपने घर वापस लौटता है। कुछ ही दिनों में उसके खेती में गेहूं की फसल इतनी अच्छी आ गई थी कि मानो देखते ही रह जाए। उसने मानो अपने खेती में सोना ही उगा दिया और अपने खेती में गेहूं का ये सारा खेत देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और अपने बेटी से वो बातचीत करता है। अरे राधा, देखो ना हमारी खेती कितने अच्छे से आ गई। देखो हमारी फसल, लगता है हमने सोना उगा दिया। अब हम सारा का सारा कर्जा उस जमींदार का ज़रूर उतार देंगे। क्या कहती हो?
हाँ पिताजी, आपने सही कहा। हम अब सारा का सारा कर्जा उस जमींदार का उतार देंगे। कितनी अच्छी फसल आई है। लगता है इस बार 100 बोरियां हमें गेहूँ हो जाएगा और उसी गेहूँ को बेचकर हम उस जमींदार का सारा कर्जा फेर देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमने एक आम का पेड़ लगवाया, उसके ऊपर एक मक्खी बैठी है, उसने वहाँ घर कर दिया। आप उसे हटाते क्यों नहीं? मुझे आम खाने हैं। जब भी आम खाने जाती हूँ तब डर लगता है वो मुझे काट ना दे। नहीं बिटिया रानी, उसे हाथ मत लगाना, उसे उसी के पेड़ पर रहने दो। अरे तुम्हें आम खाने हैं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, लेकिन उसे कुछ करना मत। उसने कितनी मेहनत से वहाँ घर बनवाया है, और देखो हमारा ये कुछ भी नहीं, ये तो सारा भगवान का दिया हुआ है, और वो भी भगवान का ही एक बच्चा है, और हम उसे यहाँ से हटा नहीं सकते। अरे उसे जितना देर वहाँ रुकना है रुकने दो, और हमारे आम खाने दो। तुम चिंता मत करना, वो तुम्हें काटेगी नहीं। जब तक तुम उसे कोई तकलीफ नहीं देती तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और देखो ना, कितनी प्यारी मक्खी है, क्या कर रही है? खाना तो खा रही है। खाने दो राधा उसे। अच्छा पिताजी, मैं उसे वहाँ से नहीं निकाल लूँगी, लेकिन मुझे आम खाने हैं। आप मुझे आम तोड़ कर देंगी ना? और इस बार की फसल काटने के लिए मैं आपके साथ आऊँगी। अब मना मत करना। राधा और श्याम की बातें ओ वहाँ बेटी मक्खी सुन लेती है, और उसे श्याम की बातें सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है इस संसार में ऐसे भी इंसान हैं जो हमारे जैसे पशु और पक्षियों का इतना ख्याल रखते हैं। ये देखकर उसके आँख में आंसू ही आ जाते हैं, और वो वही रुकती है शाम की फसल की रक्षा के लिए। वो वहाँ से कहीं नहीं जाती। लेकिन राधा को एक डाउट था। उसे पता था ये धनी सेठ कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा हमारे फसल के बारे में। इसी वजह से वो एक युक्ति करती है और अपने पिता को भी नहीं बताती। और जब शाम होती है तब वो अपने खेती में अकेले ही आ जाती है, और सारा का सारा गेहूं का फसल वो काट कर रख देती है। 1 घंटा और 2 घंटे में सारा का सारा खेती का फसल वो काट कर रख देती है। वहाँ ऊपर बैठी मक्खी देखती है। मक्खी को कुछ पता नहीं चलता। उसे लगता है ये राधा ऐसा क्यों कर रही है, शाम को ही सारी फसल क्यों काट रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन राधा बहुत होशियार थी। उसे पता था धनी सेठ उसके फसल को नष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। इसी वजह से वो सारा का सारा खेत काट कर अपने घर बोरियां लेकर जाती है गेहूं की। और कुछ ही देर में वहाँ धनी सेठ आता है और कुछ ऐसे जंगल के पशुओं को शाम के खेत में छोड़ कर रख देता है कि जैसे वो जंगली जानवर शाम का सारा खेत नष्ट कर दे। और वैसे ही वो जंगली जानवर शाम का सारा खेत नष्ट करते हैं। लेकिन धनी सेठ को अंधेरे में एक दिखाई नहीं देता। पहले से ही किसी ने सारे खेत का फसल काट कर रख दिया है। उसे लगता है कि शाम का सारा फसल उसने नष्ट कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। राधा ने पहले से ही सारी फसल काट कर बोरियां बनाकर अपने घर लेकर गई थी और वो जंगली जानवर नष्ट किए हुए फसल को ही नष्ट कर रहे थे। उन्हें भी पता नहीं था कि उसमें कुछ नहीं है। ये देखकर धनी जमींदार बहुत खुश होता है और वो जंगली जानवर वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। और ये सारा नज़ारा
अपनी मक्खी देख लेती है। जमींदार बहुत खुश होता है। शाम का सारा खेत लगता है उसने नष्ट कर दिया, लेकिन तभी मक्खी वहाँ से उड़कर जमींदार और मुनीम को बहुत जोरों से काटती है। इतना काटती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत काटती है, इधर उधर, गाल पर, मुंह पर, सब जगह मक्खी उन्हें काट देती है और वो दोनों वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। अगली सुबह होते ही शाम देखता है तो अपने घर में बहुत सारे गेहूं की बोरियां थीं। राधा से वो पूछता है, तब राधा उसे सारी हकीकत बताती है और वो दोनों धनी जमींदार के यहाँ निकल जाते हैं उसका सारा कर्ज देने के लिए। और वहाँ जाकर वो देखते हैं तो क्या, धनी सेठ का मुंह बहुत सूजा हुआ था और हाथ पैर मुड़े हुए थे। ये देखकर वो दोनों जोरों से मन ही मन हंसते हैं। उन्हें पता लग चुका था कि मक्खी ने उसे काट लिया, लेकिन जमींदार को फिर भी राधा पूछती है, क्या हुआ सेठ, ऐसी हालत आपकी किसने कर दी? लगता है आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल गया। जाने दे, ये लीजिए आपका सारा कर्ज और मेरी माँ का सारा कर्ज हम दोनों ने उतार दिया। अब हमारी खेती हमारी ही रहेगी, आप रहना फूले हुए मुंह के साथ। दोस्तों, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।